नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। प्रदेश में चल रहे हैं सियासी घटनाक्रम में अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि विधानसभा का सत्र कब आहूत होगा। राजभवन और सरकार के बीच गहराई दूरियां कब तक पाट ली जाएंगी, किस तरीके से पाट ली जाएंगी। अगर नहीं पाटी जा पाती हैं तो क्या इस कड़वाहट के बीच से ही सत्र बुलाए जाने का रास्ता निकल पाएगा। इस बीच बसपा के विधायकों के विलय का मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक मदन दिलावर बसपा विधायकों के विलय को अवैध ठहराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच सरकार की ओर से ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि सरकार सुरक्षित है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। भाजपा चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है जो कामयाब नहीं होगा। तो भाजपा की तरफ से भी ये पलटवार किया जा रहा है कि सरकार तो अंतर्कलह की वजह से ही जाएगी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस राजनीतिक द्वंद्व के बीच बहुत सारे सवाल हैं आम आवाम के मन में, जिन पर हम आज प्राइम डिबेट में बहस करेंगे। पहले रिपोर्ट। विधानसभा सत्र को लेकर सवाल जवाब। हम लोग गवर्नर साहब से टकराव नहीं चाहते, हमारी कोई गवर्नर साहब से नाराजगी नहीं है। सत्र को लेकर सरकार ने तीसरी बार भेजा राज्यपाल को प्रस्ताव। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव गया उसको मंजूर करेंगे। सरकार के प्रस्ताव में 31 जुलाई से सत्र बुलाने का जिक्र। 31 तारीख के लिए हमने पहले भेजा था, अब भेजा है। सरकार ने तीनों सवालों के दिए जवाब। और जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न हम लोगों से पूछना भी नहीं चाहिए, वो प्रश्न स्पीकर महोदय से पूछना चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा राज्यपाल को कैबिनेट के प्रस्ताव को लौटाने का अधिकार नहीं। कानून का सम्मान करते हमने फिर रिक्वेस्ट किया, हमें भरोसा है गवर्नर साहब निश्चित रूप से 100% हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। तीसरा पत्र, कब होगा सत्र। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज मदन दिलावर साहब हैं, वरिष्ठ भाजपाई, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं, जो बसपा के विधायकों का जो विलय हुआ है कांग्रेस में उसका मामला लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। एडवोकेट ए.के. जैन साहब हैं, सुप्रसिद्ध अधिवक्ता हैं आप। ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले मदन दिलावर साहब आपके पास आ रहा हूँ और संक्षेप में दर्शक समझ लें इस बहस की शुरुआत से पहले, किस शिकायत को लेकर आप कोर्ट पहुंचे हैं, क्या गिला है, क्या शिकवा है। हमने जो माननीय उच्च न्यायालय को अपील की है, निवेदन किया है, ये है कि जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, श्रीमान जोशी जी ने जी जो बसपा विधायकों और बसपा का विलय कांग्रेस में किया है, ये नियम विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है और उसको निरस्त करना चाहिए। और यह भी अपील की है हमने कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो फैसला दिया है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि टेक्निकल आधार पर उन्होंने निरस्त किया है, हाई कोर्ट ने मेरिट आधार पर नहीं किया। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जो मेरी याचिका खारिज की है उसमें कहा है कि आपने जो याचिका दी है उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने फैसला दिया था बसपा के विलय का, उसमें आप उस फैसले की आपने जो प्रति लगाई है वो सत्यापित नहीं है और वो सत्यापित प्रति नहीं होना और उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं होने के कारण ही उन्होंने निरस्त किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स है कि दल बदल जैसे कानून के मामले में यदि छोटी मोटी खामियां रहती है तो उसको नजरअंदाज करते हुए और मेरिट के आधार पर फैसला देना चाहिए। फैसला देते समय भी 6 महीने मतलब 6 मार्च को मैंने आवेदन किया था, उनकी याचिका लगाई थी और उन्होंने 22 जुलाई तक उसका निस्तारण नहीं किया। मुझे 18 जुलाई को और फिर रिमाइंडर देना पड़ा और निवेदन किया है कि इसको जल्दी निस्तारण कीजिए। यदि उन्होंने जब निस्तारण किया तो मेरे को नहीं सुना गया, ना मेरे को सुनवाई का अवसर दिया मेरी बात रखता और बिना सुने ही उन्होंने फैसला कर दिया। तकनीकी आधार पर आपकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसको लेकर आप कोर्ट गए हुए हैं। आपकी पहली ग्रीवेंस ये है कि आपको 6 महीने तक 4 महीने आपको लगाए हुए हो गए याचिका, लेकिन उस पर उन्होंने सुनवाई नहीं की और दूसरी तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने भी जो पायलट ग्रुप के खिलाफ एक याचिका या आवेदन किया था, उस पर आधे घंटे में ही नोटिस जारी करने का आदेश हो गया
नोटिस जारी कर देंगे और रात को 1 बजे भी उनके घरों पर जाकर के उसको चस्पा कर दिया। हाँ। ये भेदभाव क्यों? ये इससे मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हाँ। माननीय जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे त्वरित न्याय में विश्वास रखते हैं और न्याय प्रिय भी हैं, परंतु निष्पक्ष भी हैं, परंतु पता नहीं कहां अब उनके मन में के छोटे से कोने में एक पार्टी का भाव पैदा हो गया और उस पार्टी के लाभ के भाव के कारण ही उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और मेरी याचिका को निरस्त कर दिया और इसलिए हम हाई कोर्ट में गए हैं। ठीक है, मैं ये जो आपने कहा कि उनके कोने में कहीं राजनीति का अंकुर जन्म ले चुका है, उस पर तो मैं हरीश चौधरी जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले एक सवाल ये है मदन दिलावर साहब, आप कह रहे हैं कि महेश जोशी जो मुख्य सचेतक हैं उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई हुई और आपकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई, तो एक फर्क जो समझ में आता है उसका भी जरा जवाब दीजिए कि सितंबर 2019 में यह दल विलय हुआ बसपा का, जिसकी याचिका आपने मार्च 2020 में लगाई, यानी 6 महीने बाद, और आप अपेक्षा करते हैं कि तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। महेश जोशी ने 13 तारीख को मामला हुआ, 14 तारीख को उसको स्पीकर के संज्ञान में ला दिया और याचिका लगा दी, तो तत्काल उसके ऊपर सुनवाई हो गई। क्या फर्क नहीं है दोनों में? दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि हम विरोधी पार्टी के हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिए उनकी नहीं, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि आपने 6 महीने किस चीज का इंतजार किया? जब सितंबर 2019 में विलय हो गया था तो आपने मार्च का मुहूर्त क्यों चुना? हमारे लीगल एक्सपर्ट से हम राय लेते रहे और उसकी जानकारी करते रहे। जब हमको लगा कि लीगल एक्सपर्ट ने हमको उचित राय दे दी है, तो उसी समय हमने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी याचिका प्रस्तुत कर दी। ठीक है। हरीश चौधरी साहब, आपने मदन दिलावर जी को सुना होगा। मदन जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अपनी गलती को, जो आपने गलती की दल विलय करने की, बसपा को कांग्रेस में विलय करने की, उसको स्पीकर के जरिए ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश चौधरी साहब, ये दल का विलय 100% विधानसभा के सदस्य बसपा ने स्वेच्छा से अपने पूरे के पूरे विधायक दल का विलय कांग्रेस के अंदर राजस्थान में किया। ये पहली दफे नहीं हो रहा है। नियम क्या कह रहे हैं, संविधान में क्या अधिकार है, कानून क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के सदस्यों ने, वहां के सब 100% कांग्रेस के सदस्यों ने जब ये विलय का प्रस्ताव दिया, वहां के स्पीकर ने भी टीआरएस के अंदर उनका विलय किया। हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखा, हरियाणा विकास पार्टी के 2/3 सदस्यों ने जब ये प्रस्ताव दिया तो वहां भी विलय हुआ और उसको चाहे स्पीकर के सामने हुई, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई, चुनौती दी गई और वो चुनौती खारिज हुई। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये जो आधार ही नहीं बनता है कि विलय नहीं हुई, क्योंकि ये संविधान के अंदर अधिकार है, नियम और कानून के अंदर ही अधिकार है। सिर्फ विवाद करने के लिए अगर कोई करना चाहे तो वो उनका अधिकार है। नियम कानून के अंतर्गत ये कोई आधार ही नहीं बनता है, और ये एक दफे नहीं कई दफे इस देश के अंदर हुआ है और फैसलों से उस चीज को तायद किया गया है जी। और ये जो टाइमिंग है, साहब बताइए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से, आंध्र से अलग है के ऊपर सरकार को अस्तर नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर सार्वजनिक तौर के ऊपर ये स्वीकार क्यों नहीं करती है कि हम लोग सरकार, उनकी मंशा है सरकार को अस्थिर करना। ये अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर जो ये खेल खेला जा रहा है, ये खेल खेलना राजस्थान की परंपरा में नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा रही है, जो कुछ भी स्पष्ट तौर पर सीधी तौर पर यहाँ की जनता के सामने अपनी बात रखे, आखिर में जनता फैसला करेगी। ठीक है, दिलावर साहब बताइए, कैसे तेलंगाना और हरियाणा से अलग है मामला, और कैसे में भी विलय हुआ है, भाजपा नहीं है इसके पीछे? विलय हुआ है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है। ये बसपा है राष्ट्रीय पार्टी। कोई भी खंड पार्टी किसी भी पार्टी में विलय नहीं हो सकती। विलय होगी तो पूरी की पूरी पार्टी होगी, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति या सहमति बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, पर ऐसा नहीं हुआ है। और यदि एमएलए को मिलना था तो बसपा से पहले इस्तीफा देते और फिर विलय कांग्रेस में करते, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि वह न्याय संगत था। परंतु पूरी की पूरी पार्टी को शामिल कर लेना और उसकी सुप्रीमो यानी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बताना, उसकी सहमति नहीं लेना, ये ज्यादती है, नियम विरुद्ध है।
इसलिए कोर्ट में कहीं टिक नहीं पाएगा और माननीय कोर्ट हमारी बात को स्वीकार करेगा और फैसला देगा। आदरणीय मुझे तो एक बात मदन बताइए दिलावर सर। जी, मैं आपको एक बात माफी बताइए। चाहता हूँ, आपकी बात के बीच में मैं बोल रहा हूँ। आदरणीय मदन दिलावर जी, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हाँ, हाँ, हूँ, बोलिए। जो बोलिए। तेलंगाना हाँ जी। के अंदर कांग्रेस राष्ट्रीय दल था और वहां विलय हुआ था। आज बस मैं तो ज्ञानी है मदन दिलावर जी, पर उनके ज्ञान के अंदर में एक चीज और अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो मैं और उनके साथ जोड़ना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर पिछले सालों के अंदर ही कांग्रेस के विधायक दल का विलय टीआरएस के अंदर हुआ और कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। बोलिए दिलावर साहब, तो बोलिए। ये कांग्रेस तर्क दे रहे हैं। विधायक दल का वो तर्क में विलय तेलंगाना तो के हो आधार सकता पर है, ही यहाँ कह भी रहा हूं, बसपा के कांग्रेस विधायक दल का राष्ट्रीय विलय हो सकता था। तो विधायक दल का ही तो विलय हुआ है नो, सर। नो, नो, आप बोल रहे हैं बसपा पार्टी सहित हाँ। विधायक दल का विलय हुआ है यहाँ। बसपा पार्टी सहित विधायक दल का हुआ है, यानी आप- पूरी की पूरी आप इस बात की- पूरी स्टेट ठीक यूनिट है। का विलय हुआ है। ठीक है, आप इस जो बात- नहीं हो सकता है, खंड खंड था। ठीक है, आप इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बसपा दल का विलय हुआ है, विधायक दल का विलय नहीं हुआ विधायक है। दल सहित। विधायक दल सहित दल का विलय हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं ना मदन दिलावर साहब। हाँ जी। हरीश चौधरी जी, आप तो इस सारी प्रक्रिया में सरकार के अंग हैं, आप सरकार का चेहरा बनकर आप इस बहस में हैं। क्या ऐसा हुआ है कागजों के ऊपर कि बसपा का भी विलय हो गया है राजस्थान के, बसपा की राजस्थान इकाई का? नहीं, बसपा के विधायक दल का विलय हुआ है। नियम और कानून आप के विधानसभा अंदर अध्यक्ष जी का ऑर्डर देखिए ना, राष्ट्रीय दल ऑर्डर को अच्छी तरह का पढ़िए। विलय। मैंने पढ़ा है, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है राज्य स्तर के ऊपर नहीं। और उसमें बसपा विधायक दल सहित पूरी पार्टी का विलय किया है, स्टेट यूनिट का। एक है जैन साहब जी। नहीं, स्टेट एक है जैन यूनिट साहब, ने एक है जैन साहब। एक तो स्टेट यूनिट अलग बात है और केंद्रीय यूनिट अलग है। तो ये जो कांग्रेस के इस्तीफा दिए हुए विधायकों को आप मंत्री बना नहीं ले अलग अलग नहीं होती है, ये स्टेट यूनिट अलग नहीं होती है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, होल राष्ट्रीय पार्टी होती है। और राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति और सहमति बहुत जरूरी है। ये आपने नहीं ली है और ऐसे विलय करके एक तरह से विधायकों का, बसपा के विधायकों का अपहरण किया है। ठीक है जैन साहब, या उनको खरीदा है। इसका विधिक पक्ष जो है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, फिर वापस आता हूं आपके पास। जैन साहब, दल का विलय और विधायक दल का विलय तो क्लियर कट अलग अलग चीज हैं। इसमें क्या मेरिट बनती है अगर मदन दिलावर ये करें कि दल का भी विलय कर लिया गया है, तो क्या कानून के लिहाज से क्या मेरिट्स बनती हैं इस केस में? देखिए, अमेंडमेंट के बाद ये अब तक ग्रे एरिया है, जिसको हम कहते हैं कि पूरी तरह लॉ प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। इसमें जो मेजर जजमेंट्स हैं वो दो पंजाब एंड हरियाणा से ही संबंधित हैं, कुलदीप बिश्नोई वर्सेज स्पीकर और बलजीत सिंह भुल्लर वर्सेज समथिंग लाइक स्टेट स्पीकर, वो दो मामले हैं। जी जी। उसमें जो इंटरप्रिटेशन लिया है उसमें ये लिखा है कि मर्जर विधायक दल का नहीं होता, मर्जर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। अच्छा। पर वो मर्जर तब तक सही नहीं माना जाता जब तक कि विधायक दल के 2/3 सदस्य उससे सहमत नहीं हो या उससे अपनी सहमति नहीं दें या उसमें सम्मिलित नहीं हो। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब प्रश्न ये आता है कि क्या विधायक दल तय करेगा मर्जर होना है, हाँ। या पार्टी तय करेगी कि मर्जर होना है और विधायक दल उसमें अपनी सहमति देगा। उसमें ये नहीं कहा, वो शुरुआत में कहीं भी ये नहीं कहा है कि मर्जर विल बी, विधायक दल का लेजिस्लेचर पार्टी का मर्जर होगा, पॉलिटिकल पार्टी की मर्जर होगा और विधायक दल में से या लेजिस्लेटर पार्टी में से 2/3 लोग उसमें सहमति देंगे, तब वो मर्जर माना जाएगा। अब यहां हो उल्टा रहा है। हरियाणा विकास पार्टी का जो भी मामला हुआ उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि पार्टी का स्टैंड कुछ और था और हरियाणा विकास पार्टी के विधायकों का स्टैंड कुछ और रहा हो। हाँ। तेलंगाना का मामला मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके मामले में न्यायालय में कोई रिपोर्टेड केस नहीं है। पर जो हरियाणा का रिपोर्टेड केस है, हाँ। उसमें यह है कि पार्टी ने भी मर्जर किया था और पार्टी के साथ साथ विधायक दल ने भी उसमें सहमति दी थी और इसलिए उसमें मर्जर को माना गया था। आप जो ग्रे एरिया बता रहे हैं जैन साहब, तो क्या ये क्लियर कट कहीं डिफाइंड है कि अगर विधायक पार्टी से अलग जाकर मर्जर कर लेते हैं तो वो अयोग्य हो जाते हैं? क्या ये कहीं क्लियर है क्या? ये अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि मर्जर, पार्टी का मर्जर किसको माना जाए। क्या विधायक दल तय कर लेंगे कि मर्जर होना है, हाँ। या पहले पार्टी तय करेगी और उसके बाद
विधायक उसमें सहमति देंगे, और अगर विधायक सहमति नहीं देंगे, 2/3 विधायक सहमति नहीं देंगे, तो वो मर्जर नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये एक अजीब सी स्थिति कुल मिलाकर बनी हुई है, और इनका हर राजनीतिक दल ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना उपयोग किया है। जैसे तेलंगाना में टीआरएस ने किया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में किया है, राजस्थान में दोनों बार बसपा को मिलाने में कांग्रेस में किया है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, सबने अपने अपने हिसाब से उसका उपयोग किया है। और जब आपको विरोध करना होता है तब सारा कानून निकलकर सामने आता है। बिल्कुल ठीक है। अब यानी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विरोध करती है, और एमजीपी के विलय को लेकर और तो नहीं बोलते। अरुणाचल में 43 आदमियों को मिला लेते हैं विधायक दल के, वो तो विधायक दल के थे, वहां पार्टी का मर्जर नहीं हुआ था, तब नहीं बोलते। तो ये एक स्थिति है कि हर राजनीतिक दल अपने पर, कानूनी स्थिति इस मामले में अब तक स्पष्ट नहीं है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बार तय होना चाहिए। बिल्कुल, और ये भी एक प्रेसिडेंट सेट होगा अगर इसका मतलब। तो ओम सैनी साहब, ये तो विधिक बात हुई, इसका राजनीतिक पहलू क्या देख रहे हैं आप? इसका राजनीतिक पहलू यह है जेपी जी की, जब पिछली बार 6 लोग अशोक जी की सरकार में शामिल हो गए थे। मदन जी सुन नहीं पा रहे ओम सैनी साहब को। मैं कह रहा हूं कि जब पिछली बार अशोक जी की सरकार में 6 बीएसपी के विधायक शामिल हुए थे जी, तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। इस बार जब हो रहे हैं तो ऐतराज किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ और कारण है। विधिक रूप से तो जैसे एके जैन साहब ने बताया कि सब कुछ बड़ा ग्रे एरिया है, और इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन जिसको जो लाभ होता है वो सब कुछ उठाना चाहता है। अब कांग्रेस को लाभ इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर के 6 बीएसपी के एमएलए उनके साथ में लगे रहे, और बीजेपी को ये है कि किसी तरीके से इनको ये स्थापित किया जाए कि इन लोगों ने जो मर्जर किया वो गलत किया। और इसके लिए इनके पास में मदद के लिए आ गई मायावती जी और सतीश जी मिश्रा, जो प्रदेश कांग्रेस का, प्रदेश बीएसपी का अध्यक्ष या उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, उनकी कोई चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो, और साथ साथ में राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो, उनको यहाँ पर सारा हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल रहा है। ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। और दिलचस्प बात यह है ओम सैनी साहब कि ये घटना भी सितंबर 2019 के बाद अब जुलाई 2019 में याद आती है बसपा सुप्रीमो को कि राजस्थान में ये क्या हो गया। ये बात भी उनको 9 महीने के बाद याद आती है। तो टाइमिंग महत्वपूर्ण है। दिलावर साहब, टाइमिंग को लेकर हरीश चौधरी जी ने सवाल उठाए, और एक सवाल का जवाब आपकी पार्टी को देना चाहिए कि आपकी पार्टी का पहला स्टैंड ये कि सरकार अगर बहुमत में है तो सिद्ध करे। दूसरा स्टैंड आपकी पार्टी का ऑन द कॉन्ट्ररी ये कि बहुमत जब सरकार के पास है तो फिर राजभवन के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत क्या है। अगर महामहिम कोई जोखिम देख रहे हैं तो सरकार सत्र क्यों बुलाना चाह रही है, और आगे है अभी। उसके बाद आप स्टैंड आपका तीसरा ये कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, सरकार अंतरकलह से ही चली जाएगी, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपका चौथा स्टैंड ये कि आप कोर्ट में जाते हैं बसपा विधायकों का जो विलय हुआ है उसको लेकर, ताकि सरकार चली जाए। यानी कोशिश करने की हमको जरूरत नहीं है, कह तो रहे हैं लेकिन कोशिश भी कर रहे हैं। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन, ये विरोधाभास क्यों दिलावर साहब? देखो, जब अशोक जी गहलोत गुट और पायलट गुट नहीं था तभी मैंने ये याचिका माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत की थी। तब ये गुट नहीं थे, और मुझे ये भी नहीं लगता था कि केवल 6 विधायकों से सरकार चल जाएगी। अच्छा, परंतु मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूँ, इसलिए राजस्थान विधानसभा की सारी गतिविधियों पर ध्यान रखने का जिम्मा भी है मेरे को, और मेरा कर्तव्य भी है। और जो एक्शन रिएक्शन होते हैं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी रखनी होगी और कार्रवाई भी करनी होगी। मुझे लगा कि राजस्थान की विधानसभा में गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ मुझे जाना चाहिए, और मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास इस बात की याचिका लेकर के गया कि ये विलय जो हुआ है गलत हुआ है, और ये गलत परंपराएं पड़ जाएगी। जो कोई राजनीति से प्रेरित मंशा नहीं है आपकी, आप तो एक सच्चे सिपाही की तरह विधानसभा के लगे हुए हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता तो हूं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस समय ये दोनों गुट नहीं थे, उसके पहले ही मैंने ये याचिका दायर कर दी थी। ठीक है, मुझे ये भी नहीं लगता था कि केवल मेरे 6 सदस्य मान लो विधायक नहीं भी रहते हैं तभी कोई सरकार चली जाएगी, ऐसा नहीं था। और तो सहयोग है कि इनकी अंदरूनी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े हो रहे हैं तो मेरी जो याचिका है वो काफी
इसमें योगदान कर सकती है इनकी सरकार भेजने जो उस वक्त चिंगारी आपने छोड़ी थी उस पर हवा देने का सही वक्त है ये राजनीतिक तौर पर ये है। हरीश चौधरी जी, सबसे बड़ा रहस्य ये बना हुआ है आपके लिए भी और आम आवाम के लिए भी, भाजपा के लिए भी, और आप कहेंगे कि भाजपा के लिए तो नहीं है, उनको तो सब कुछ पता है कि सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, कब तक बुला लिया जाएगा। आज जो आपने जवाब भेजा है उसके बारे में डिटेल्स नहीं आई, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि कब तक सत्र बुला लिया जाएगा? संविधान में नियम कानून के अंदर और परंपराएं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर किसी को सत्र बुलाने का अधिकार है तो वह राज्य की कैबिनेट को है। इसके अलावा और किसी व्यक्ति और संस्थाओं को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं है। और जब पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर अधिकार किसी राज्य को कैबिनेट के पास है और कोई भी सत्र डिले कर रहा है तो अपने आप ही प्रश्न ये उठता हुआ उसके पीछे मंशा क्या है? मंशा क्या किसी और कृत्य को संरक्षण देना है या संविधान के अंदर जो अधिकार है उसको संरक्षण देना? ये दो बड़े सवाल है। इन दोनों सवालों के अंदर एक सवाल के तरफ या एक पक्ष के तरफ ही कोई ना कोई रहेगा। अगर संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, नियम और कानून में व्यवस्था, उसको संरक्षण देना है तो सत्र बुलाने का जो अधिकार कैबिनेट को है वो अधिकार कैबिनेट के पास ही रहना चाहिए और कैबिनेट ने जो मांग की है तत्कालीन सत्र बुला देना चाहिए। और ये नहीं बुलाने के पीछे जो भी कारण, जो आज जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, जो पूरी की पूरी यहाँ घटनाक्रम हम देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर ऐसा घटनाक्रम, खरीद फरोख्त का घटनाक्रम जो पूरा का पूरा आज पब्लिक डोमेन के अंदर आया हुआ है, जनता के बीच के अंदर है, पूरे के पूरे इनके शीर्ष नेतृत्व आज कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार का वो खुद प्रत्यक्ष तौर पर खरीद फरोख्त के अंदर संलग्न है। ये पूरे राजस्थान और देश के सामने है। और ये क्या संविधान के अंतर्गत चीजें हो रही है कि लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं ठीक है? ये पूरी जनता अच्छी तरह से जान रही है और जनता बहुत जागरूक है। टाइम आने के ऊपर बिल्कुल सही तरह से निर्णय लेगी। जी ठीक है, समय बहुत कम है, सवाल बहुत सारे हैं, महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जैन साहब, एक सवाल मुझे आपसे करना है कि आज भंवरलाल शर्मा की ओर से एक याचिका लगाई गई है कि हमारे मामले की जांच NIA से कराई जाए, जो कि मुझे लगता है कि केवल आतंकवाद से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके ऊपर काम करती हैं। ये तो गनीमत है। कितनी मेरिट है इसमें? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से डिमांड करने की बात नहीं की हिंदुस्तान की एजेंसी से। NIA एक स्पेसिफाई एजेंसी, NIA इस तरह के मामलों की जांच नहीं कर सकती। CBI फिर भी धारा 3 और धारा 6 के तहत कर सकती है। जहाँ तक FIR को क्वैश कराने की बात है, ये उनका अधिकार है और प्रथम दृष्टिया जो देशद्रोह का मामला वो बनता भी नहीं है 124A का। परंतु ये जो दूसरी प्रेयर है, ये प्रेयर ऐसी है जिसको न देने की शक्तियां कोर्ट को है न मांगने की शक्तियां इनको है। पर मांग कुछ भी सकते हैं, पर न न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो NIA एक्ट के विपरीत NIA से इस मामले की जांच करवा सके। ये जांच ज्यादा से ज्यादा CBI कर सकती है अगर राजस्थान से नहीं हो तो, पर NIA कभी इसकी जांच नहीं कर सकती। चलिए सर, शुक्रिया सर। आप सभी से मैं माफी चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, आप भी अपनी बात कहना चाह रहे थे, समय की कमी है, अगली बहस में वो सब सवाल संभव है तो लूंगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का, नमस्कार।